हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पेरेंट्स हेडक्वार्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने प्रेसिडेंट के ऊपर सारा का सारा चीज़ हमने देखा था भाग 5 के अंतर्गत प्रेसिडेंट टॉपिक को, और उससे जो है जितने भी रिलेटेड आर्टिकल्स थे उन सभी को देख लिया हमने। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे आपका पॉलिटिकल साइंस का या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सारा जो है वीडियो आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट्स पावर या फिर राष्ट्रपति की शक्तियों के ऊपर, जो राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियाँ या राष्ट्रपति को क्या क्या शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कैटेगरी बना के मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आप सभी इन सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति की जो भी शक्तियाँ हैं उनमें सबसे पहले मैंने रखा है एजुकेशनल पावर। ठीक है, या फिर बोलते हैं इसे एजुकेशनल पावर। इसके अंतर्गत क्या, ये आपका एक तरह से नॉन पॉलिटिकल पावर है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसके अंतर्गत जो भी आप देखते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहने का मतलब है जो भी आपका जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ये सभी जो यूनिवर्सिटी, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और उनका जो बोल सकते हो चांसलर किसे नियुक्त किया, कौन बनता है, तो वह आपका जो भी प्रेसिडेंट बना वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका केंद्रीय विश्वविद्यालयों का क्या बन जाता है, चांसलर बन जाता है। ठीक है, तो ये उसका एजुकेशनल पावर है। दूसरा क्या है, दूसरा है डिप्लोमेटिक पावर, या इसे बोलते हैं राजनैतिक शक्ति। ठीक है, राजनयिक शक्ति या फिर राजनीतिक शक्ति बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है, तो इसके अंतर्गत जो है वो क्या करता है, जो किसी भी एम्बेसडर को, ठीक है, एम्बेसडर को वो दूसरे देश में भेजता है, यानी राजदूत को। इसके अलावा पासपोर्ट, जो भी आप पासपोर्ट बनाते हो उस पर किसका सिग्नेचर होता है, तो वो भी होता है आपका राष्ट्रपति का ही होता है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो भी संधियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति ही करता है, या फिर राष्ट्रपति के नाम पे कोई और व्यक्ति जाके वो करके आता है। ठीक है, अगला है आपके पास मिलिट्री पावर यानी सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति में आपका क्या होता है, जो वो जितनी भी सेना देखते हो ना, आपके थल सेना, जल सेना और वायु सेना, उन सभी का तीनों का ये हेड होता है। और हेड होता है इसी वजह से वो कोई भी युद्ध की घोषणा करना हो तो वही करेगा। इसके अलावा जो है अगर जो युद्ध की समाप्ति करनी हो तो ये भी अधिकार राष्ट्रपति को ही दिया गया है। ठीक है, अगला है आपका लेजिस्लेटिव पावर यानी इसे बोलते हैं विधायिका शक्ति या फिर बोलते हैं विधायी शक्ति। ठीक है, विधायी शक्ति के अंतर्गत क्या रखा गया है, जो एक है आपका ऑर्डिनेंस जो कि आर्टिकल 123 के तहत दिया गया है, और सिग्नेचर ऑन बिल यानी आर्टिकल 111 के तहत वीटो पावर। ठीक है, ये दोनों क्या है, देखो सुनो क्या है, जब कभी भी संसद जो है अपना सत्र नहीं, या फिर संसद मान लो बाय द वे भंग है, संसद में आपका लोकसभा वो भंग है, तो इस स्थिति में ये राष्ट्रपति क्या करता है, ऑर्डिनेंस जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, यानी एक तरह से बोल सकते हो इसका मौखिक कानून, या फिर वो जो बोलेगा वही कानून बनेगा, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा को ही कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन बाय द वे उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति अगर जो कोई भी नियम कानून बनाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेंस पावर। क्योंकि आपको पता होगा जो राष्ट्रपति खुद भी विधायिका का अंग होता है, जो मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। तो ये आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस जारी करता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो वो है आपका अनुच्छेद 123। फिर दूसरा है, अगर जो लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी बिल पारित होकर आता है, यानी बोल सकते हो कोई भी कानून पारित होकर या विधेयक पारित होकर आता है, तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है सिग्नेचर के लिए। तो इस सिग्नेचर करने के लिए राष्ट्रपति के पास 2-3 शक्तियाँ जिसे हम लोग बोलते हैं वीटो पावर या विशेषाधिकार होते हैं, और वो आपको आर्टिकल 111 के तहत है। चाहेगा राष्ट्रपति तो उस पर पूरा सिग्नेचर भी कर सकता है। ठीक है, जनरली वो सिग्नेचर ही करता है, बाय द वे उसे लगता है नहीं सही नहीं है तो वो क्या कर सकता है, उसे 3 प्रकार के वीटो दिए गए हैं, अत्यंतकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं अब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। अत्यंतकारी वीटो अभी वर्तमान में नहीं है भारतीय राष्ट्रपति के पास, अभी वर्तमान में नहीं है, पहले था। और अभी जो है वर्तमान में सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो है। ये इसमें क्या होता है, अत्यंतकारी वीटो में अगर जो राष्ट्रपति कोई भी उसके पास बिल गया है उसे डायरेक्ट मना कर देता है। ठीक है, वो सिग्नेचर करेगा ही नहीं, रिजेक्ट कर देगा डायरेक्ट, जाओ हम रिजेक्ट करते हैं, तो उस स्थिति को बोलते हैं अत्यंतकारी वीटो। ठीक है, और इसे जो है पहली बार यूज किया था राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने, उसके बाद जो है इसे हटा दिया गया। दूसरा निलंबनकारी सस्पेंडिंग क्या होता है, जो अगर जो राष्ट्रपति को लगता है इसमें कुछ कोई भी नियम कानून उसमें कुछ चेंज होना चाहिए तो वो इसे रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा जाओ तुम जो है कुछ सुधार करके लाओ। तो सुधार करने के लिए जब वापस भेज दिया जाता है तो उसे बोलते हैं निलंबन मतलब होता है कुछ समय के लिए।
तो संसद को लगता है भाई इसमें कुछ फेरबदल करना है तो कर देगा, नहीं करना है तो वो फिर से दोबारा लेके आएगा, तब उसे सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। तो इसी के तहत कहा जाता है जो राष्ट्रपति जो है विधेयक पे साइन करने के लिए वो बाधित है। भले ही एक बार लौटा दे लेकिन फिर वो दोबारा अगर आएगा उसके पास तो उस पर उसे सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या है, तो आगे आपके पास पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है, जो अगर जो कोई भी बिल आता है, जैसे एक डाकघर अधिनियम आया था, ठीक है, तो इसके तहत उस समय ज्ञानी जैल सिंह थे राष्ट्रपति भारत के, तो उन्होंने क्या किया, जो पॉकेट वीटो में क्या होता है वो रख लेंगे, वो जो भी वीटो जो भी आपके पास आया है नियम कानून उसको रख लेंगे और जो है लोग उसको देंगे ही नहीं, सिग्नेचर ही नहीं करेंगे, ठीक है हम कर देंगे सिग्नेचर, बट उस पर एकदम से मौन हो जाना, उसे ये बोलते हैं पॉकेट वीटो। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ कि इसको आपको समझ में आ गया होगा लेजिस्लेटिव पावर। आगे हम लोग देखें तो एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव यानी फिर कार्यपालिका शक्ति, यानी कार्य कराने में क्या इसका पावर है। तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था ये हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है, यानी जो भी कार्यपालिका का ये प्रधान होता है। इसके अलावा इसके पास कुछ लोगों को नियुक्त करने का भी अधिकार है, जैसे जो भी आपके इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, इसके अलावा जो भी IAS IPS जो भी बनते हैं उनकी नियुक्ति करता है, इसके अलावा गवर्नर की नियुक्ति करता है या फिर राज्यपाल की नियुक्ति करता है, साथ साथ जो है PM की भी नियुक्ति करता है। तो ये सब जो है आपको इसकी नियुक्ति कर सकता है या फिर इसको सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, नियुक्ति कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। इसके अलावा आपका अटॉर्नी जनरल होता है उसकी भी नियुक्ति करता है। ठीक है, CAG का भी नियुक्ति करता है, तो इन सभी को वो नियुक्त करता है। ठीक है, राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। आगे आपके पास विवेकाधिकार शक्ति, यानी इसके अंतर्गत क्या होता है, जो उसे खुद ये सोचना पड़ता है जो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो विवेकाधिकार शक्ति का राष्ट्रपति का कई आर्टिकल में चर्चा किया गया, जैसे 74, 78, 123, 356, इन सभी में विवेकाधिकार शक्ति का, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लोकसभा का त्रिशंकु होना। ठीक है, लोकसभा का त्रिशंकु होना, इसका मतलब क्या है, जो जब कभी भी मान लो लोगों को बहुमत, जैसे 2-3 पार्टी को बहुमत मिल गया, या फिर ऐसे बोलो जैसे लोगों ने अपना पार्टी चेंज कर लिया हो, ठीक है, पार्टी चेंज कर रहा हो, या फिर चाहता है अब हम किसी और को PM वगैरह बनाएं, ठीक है, या फिर अपना समर्थन वापस कर लेता है। जैसे कभी कभी होता है ना, जो कोई भी चुनाव होता है तो उसमें कई पार्टी जो है ये बोल सकते हो गठजोड़ करके जो है गठबंधन बना के सरकार बनाती है। तो अगर जो भाई वो पार्टी पीछे खिसक गई, तब उस स्थिति में किसी को भी बहुमत नहीं रहेगा। तो इस स्थिति के लिए लोकसभा त्रिशंकु इसी वर्ड का यूज किया जाता है। तो फिर राष्ट्रपति सोचेगा, उसे 30 दिन का समय देगा। ठीक है, 30 दिन का समय देगा और तब तक किसी को जो है किसी को PM बना के रखेगा और 30 दिन का उसे समय देगा कि तुम जो है अपना लोकसभा राज्यसभा में अपना बहुमत सिद्ध करके दिखाओ, तभी तुम आगे PM रहोगे। ऐसा स्थिति 1970 मोरारजी देसाई के समय में भी हुआ था। ठीक है, तो उस समय का स्थिति आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। आगे आपका, या फिर चंद्रशेखरन जिस समय बने थे, ठीक है, इसके अलावा आपके अटल बिहारी वाजपेयी, तो इस स्थिति में ऐसा ही कंडीशन बना था लोकसभा का त्रिशंकु होना। अगला हमारे पास न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर, यानी क्या है, यहाँ पे न्याय से संबंधित है। तो राष्ट्रपति के पास इसके संबंधित एक है जिसे बोलते हैं क्षमादान। यहाँ पे मैंने क्षमादार लिख दिया, सॉरी, यहाँ क्षमादान होगा, जो कि आपका आर्टिकल 72 में है। ये सभी आर्टिकल भी आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 72 में क्या है, क्षमादान की शक्ति है। इसके तहत क्या होता है, जो राष्ट्रपति जो है गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के सलाह पे जो है किसी भी व्यक्ति का सज़ा को वो माफ़ कर सकता है। ठीक है, सजा टोटल 5 तरीके से करता है। हो सकता है आपका मृत्यु दंड है तो उसे आजीवन कारावास में बदल दें, हो सकता है आपके पास सज़ा जो है बहुत ही कठिन है तो उसे सरल बना दें। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं, बट आपको ध्यान रखना आर्टिकल 72 के तहत जो है उसे क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अब जो यहाँ पे मेन जो है आपका, वो है आपका आपातकालीन शक्ति, या फिर इसे ही हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी पावर। ठीक है, इमरजेंसी पावर। तो राष्ट्रपति के पास जो है 3 प्रकार के इमरजेंसी पावर है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, जहाँ से आपके कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसे आप हमेशा ध्यान रखना। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, जिसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 352 में है स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम लोग बोलते हैं राजकीय आपातकाल, या फिर इसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन भी इसी को बोला जाता है। फिर आपका आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, या फिर इसे बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। ठीक है, अब बात करें सोर्स की, बात करें, क्या मैंने लिख दिया, सोर्स लिख दिया, सब में सोर्स होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सोर्स। तो नेशनल इमरजेंसी का हमने प्रावधान किस देश से लिया है, तो वह जर्मनी के संविधान वाइमर संविधान से। ठीक है,
नेशनल और स्टेट इमरजेंसी का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने लिया है। इसका रीजन क्या हो सकता है? नेशनल इमरजेंसी के पीछे रीजन, नेशनल इमरजेंसी लगाने की नौबत कब आएगी? जब देश में मान लो आक्रमण हो जाए या फिर युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए, युद्ध हो जाए, या फिर आपस में ही लोग जो है सशस्त्र विद्रोह यानी वेपन लेके एकदम से विद्रोह पे उतारू हो जाए, तब जो है हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है नेशनल इमरजेंसी की। ठीक है, और अगर जो नेशनल इमरजेंसी लगाना हो तो 2/3 बहुमत के साथ जो है ये प्रस्ताव पारित करना होगा, और मंत्रिपरिषद की सलाह यानी प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे जो है राष्ट्रपति जो है नेशनल इमरजेंसी लगाएगा। अगर बात करो तो ये नेशनल इमरजेंसी अभी तक में 3 बार लगा है। 3 बार कब कब लगा है? 3 बार आपका, एक बार 1962 में जब चाइना के साथ युद्ध हुआ, फिर 1971 में पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ, और 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार ने लगाई थी आंतरिक अशांति के आधार पर। बट आंतरिक अशांति के आधार पर कभी भी ये इमरजेंसी नहीं लगाई जाती, इंदिरा गांधी ने इसका मिसयूज किया था। ठीक है, बट आपसे पूछा जाए कितनी बार लगाया गया तो 3 बार लगाया गया। अगला है आपका आर्टिकल 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी में क्या है? तो पहला बात इसका हमने कहाँ से प्रावधान किया? तो वाइमर संविधान से। फिर जो है अगर जिसका रीजन क्या है, तो राज्य में यदि शांति खत्म हो जाए, किसी भी राज्य में मान लो एकदम से बराबर विद्रोह हो रहा है, ठीक है, फिर जैसे आपका अभी देखो पश्चिम बंगाल वगैरह में चाहेगा तो लगा सकता है। इसके अलावा जो आपका बहुमत, अगर जो सीएम का बहुमत ही चला जाए, साथ में जो है अगर जो केंद्र का दिशा निर्देश है, केंद्र सरकार जो भी नियम कानून बना रही है, अगर जो राज्य सरकार उसको मानने से इनकार करती है, तो इस स्थिति में जो है गवर्नर जो है वो क्या भेजेगा? वो बोलेगा भाई आप जो बना रहे हो नियम कानून उसके अनुसार जो यहाँ पे कार्य नहीं किया जा रहा है, तो वो गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को ये सूचना भेजेगा, और फिर प्रेसिडेंट जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पे जो है वो राज्य में इमरजेंसी घोषणा कर देगा, और इसी में आपका राष्ट्रपति शासन जो है लागू हो जाता है। राष्ट्रपति के तौर पर जो है गवर्नर ही वहाँ पर सारा का सारा शासन प्रशासन सारा का सारा चीज़ जारी करता है या फिर लागू करता है। इसमें अगर जो बात करें बहुमत की ज़रूरत, 1/2 यानी आधा बहुमत की ज़रूरत पड़ती है इसमें। फाइनेंस इमरजेंसी में क्या होता है? इसका स्रोत कहाँ पे है? तो अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने लिया है, और इसमें कुछ नहीं होता है। देश में जब मान लो एकदम से आपातकालीन स्थिति आ जाए, लोगों के पास पैसे न रहे भारत में, तब उस स्थिति में जो है मंत्रिपरिषद के मौखिक सलाह, यहाँ पे सारा का सारा लिखित सलाह होगा, लेकिन यहाँ पे मौखिक सलाह, ध्वनि मत, यानी जो लोग एकदम से सभी से पूछा जाए क्या देश में फाइनेंस इमरजेंसी लगाना चाहिए, सभी लोग हाँ में हाँ भर दें, तब मंत्रिपरिषद की सलाह पे राष्ट्रपति से लागू कर देगा। तो ये रहा आपका इमरजेंसी। मैं आपको कुछ आर्टिकल बता दे रहा हूँ जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे इसमें मैंने बताया आपका आर्टिकल 111, ठीक है, इसमें क्या है आपका वीटो पावर ध्यान रखेंगे। फिर आपका आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस। इसके अलावा आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर या फिर समाधान की शक्ति, और लास्ट का आपका आर्टिकल 352, 356 और 360। ये सभी आर्टिकल आपको ध्यान रखने, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, पीओआई के ग्रुप में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी तो पूरा देखते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो आप उससे भी देखिए। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो इसका नोट्स मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ये नोट्स जो है आपको मिल जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वीडियो को जब आप पूरा डिस्क्रिप्शन देखोगे वहाँ पे क्या क्या मैंने लिखा है, तो वहाँ पे आपको ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तब तक सभी को धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।